हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सेफ रहेंगे। अब हम आपको 11th क्लास का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है मैथ से रिलेटेड वो आज डिस्कस करेंगे। कुछ वीडियोस पहले हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ टॉपिक्स आपको बताए गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उन कॉन्सेप्ट को रीड कर पाएंगे, जैसे उनको आप याद कर पाएंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो मेंटलिटी कहीं ना कहीं हमारी ये रहती है कि हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा अभी टारगेट भी फिक्स नहीं हुआ है कि विच स्ट्रीम वी हैव टू चूज, हमें कौन सी फील्ड में जाना है, कौन से सब्जेक्ट हमको लेने हैं। अपने घर वालों से आपको डिस्कस करना है इस बारे में। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि विच सब्जेक्ट वी हैव टू चूज, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं फर्दर आगे हमारी स्टडी को बढ़ाने के लिए। अब इस बारे में आप अपने पेरेंट्स से, अपने क्लास टीचर से, अपने सब्जेक्ट टीचर से, अपने स्कूल मेंबर से, अपने दोस्तों से या अपने आप से, और सबसे बड़ा रोल आपके रिजल्ट का रहता है, उससे आप डिस्कस करें, उनसे पूछें कि आपके फ्यूचर के लिए क्या ठीक रहेगा। तो उस फ्यूचर को एडजस्ट करने के लिए आपको एक परफेक्ट सब्जेक्ट भी चूज करने पड़ेंगे। मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उस समय उस टाइम में आपका मैथ्स कोई काम करेगा। सबसे बड़ी बात, जो बेसिक मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स को ऑप्ट करना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि फिर से आपको मैथ्स का जो स्टैंडर्ड का एग्जाम है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 11th में मैथ्स ऑप्ट करना चाहते हैं। मैथ्स से तीनों स्ट्रीम में आप ऑप्ट कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स एज वेल एज आर्ट ऑल्सो। ये डिपेंड करता है कि आप अपने कैरियर में किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को फेस करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक एंड कॉमन वीडियो ऑन द टॉपिक और द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11th मैथ्स, राइट। तो उससे पहले आप डिसाइड करें कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक आपको चूज करने हैं, उसके बिहाफ पे फिर आप इसको देख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमने बोर्ड पे बेसिक इंट्रोडक्शन एंड कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ 11th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड कुछ हमने टॉपिक, नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि हमें पता तो हो कि हम इसमें क्लास 11th में क्या क्या टॉपिक और कौन कौन सी यूनिट्स इसमें है। कुछ ऐसी यूनिट है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 10th में, या आगे आने वाली ऐसी कौन कौन सी यूनिट है जो हमें फेस करनी है, जो हमें पढ़नी है। तो बिफोर दैट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं आपके, तो कुछ एक ऐसे हैं जो 10th से रिलेटेड हैं। जैसे अलजेब्रा में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते थे, याद कीजिए, डी डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते थे, तो डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट्स बताता था। तो उन केसेस में हम डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0 वाले रूट्स सब फाइंड करते थे। लेकिन इन केस किसी भी क्वेश्चन में अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता था अथवा नेगेटिव आता था, उस केस में हम ये बोल के छोड़ देते थे कि रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, कि रूट्स जो है वो रियल नहीं है। अब उन नॉट रियल रूट्स को हम आगे फाइंड करेंगे किस मेथड से, वो हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस तरह से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 10 से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 2 डायमेंशन में थी, ओनली एक्स एंड वाई एक्सिस। आपने देखे होंगे जो कोऑर्डिनेट हम लिखते थे वो दो ही लिखते थे, सिर्फ एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो उस केस में एक टॉपिक आपका था स्ट्रेट लाइन इन 2 डायमेंशन। तो स्ट्रेट लाइन में हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे, आपको याद हो तो मिड पॉइंट फार्मूला था। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको 10th से रिलेट करने हैं इससे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, उनसे कंसर्न चैप्टर कितने हैं, उनके कंसर्न टॉपिक जो दिए गए हैं उनके कितना वेटेज है मार्क्स का, टोटल जो पेपर होना है वो कितने मार्क्स का होगा, क्या इसमें इंटरनल असेसमेंट रहता है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा, क्या पेपर का डिजाइन रहेगा। उसके बाद फिर हम अपना जो यूनिट है, जो भी यूनिट आपको अच्छी लगे, किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर ऑफ यूनिट्स, नेम ऑफ यूनिट्स, देयर मार्क्स एंड देयर कंसर्न चैप्टर्स। तो टोटल वेटेज जो है आपका, जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो हमने आपको बोर्ड पे शो किया है। तो देखें कि इसमें कौन कौन सी यूनिट आपने पहले पढ़ी है और कौन कौन से आपके लिए बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट यूनिट सेट्स एंड फंक्शंस। सेट एक बिल्कुल नया चैप्टर है, इस बारे में आपने कभी 10th में या 9th में या 8th में कभी नहीं पढ़ा। फंक्शंस, हाँ, फंक्शंस आपके पास 10th में एक चैप्टर आता था एनसीईआरटी मैथ्स में,
8th नंबर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, जो बिल्कुल नया था, जिसको देख के डर लगता था आपको, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस थे, आपको बेसिकली 3 फंक्शन बता देते हैं, साइन कोस टेन, और 3 उनके रेसिप्रोकल थे, इनवर्स के जस्ट, है ना, 1/sin कोसेक जैसे लिखते थे, कोसेक सेक एंड कोटेंजेंट। तो उन फंक्शंस में किस तरह से हम क्या रिलेशन फंक्शन, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट इज सेट्स एंड फंक्शन। इस यूनिट का जो वेटेज है मार्क्स का, दैट इज 23। आप देख पा रहे होंगे कि दो ही मेजर यूनिट है यहाँ पे, क्या है, तो सेट एंड फंक्शन, जिसका मार्क्स वेटेज क्या है 23 का। एक अलजेब्रा है। अलजेब्रा आप देखेंगे किसी भी क्लास के मैथमेटिक्स पार्ट में, अलजेब्रा जो ब्रांच है मैथ्स की, दैट कंटेन 40 to 50% वेटेज ऑफ टोटल सिलेबस। आप देख पा रहे हो 30 मार्क्स का है यहाँ पे अलजेब्रा, और टोटल आपका वेटेज 80 मार्क्स का है। तो देख लीजिए 40 to 45% वेटेज इसका अकेले अलजेब्रा का है। आपने 10th में देखा होगा 80 में से 20 मार्क्स का आपका अलजेब्रा था, तो मैक्सिमम जो वेटेज होता है वो अलजेब्रा का होता है, राइट। अब सुनिए अलजेब्रा में टॉपिक्स क्या रहेंगे, उससे पहले हम सेट और फंक्शन में जो टॉपिक्स है वो देखेंगे। सबसे पहले सेट और फंक्शन में जो वेटेज था मार्क्स का 23 था। कंसेप्ट जो चैप्टर्स है वो है सेट्स, यानी कि सेट खुद एक चैप्टर है आपका, राइट। सेट्स क्या होता है, किस तरह के सेट्स होते हैं, कैसे कैसे उनमें डिफाइंड रिलेशन, जो भी उनमें जो सेट्स में प्रॉपर्टीज हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन किसमें, इन सेट्स में क्या रिलेशन बनती है, कैसे हम इनमें फंक्शन डिफाइन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, ये 10th में भी था आपके, उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी आपने, कुछ टेबल में जैसे आपने वैल्यू फाइंड की थी, कुछ उसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन थे, आपको याद होगा एक्सरसाइज 8.4 में प्रूव दैट समथिंग लाइक दैट, है ना, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसको आगे बढ़ाना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक को, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसी ब्रांच है फिलहाल 11 से लेकर जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे आगे, उसमें 80% जो मेजर रोल रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री का रहेगा। चलिए ये तो कुछ चैप्टर थे किसके, सेट्स एंड फंक्शन के। सेकंड आपका पार्ट आता है जो यूनिट, मेजर यूनिट, दैट इज अलजेब्रा। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट वेरिएबल एंड द कांस्टेंट जस्ट लाइक दैट, राइट। तो इसमें जो इसका वेटेज है वो है 30, ये मैथ्स की ब्रांच बोलते हैं इसको। इस ब्रांच में जो यूनिट्स आपके पास जो चैप्टर्स है कंसर्न वो ये हैं। देखिए हमने कैपिटल पीएमआई लिखा है, इसका पूरा नाम तो बहुत बड़ा है, एक्सप्लेन भी करते हैं, और ये देखा जाए तो एक ऐसा चैप्टर जो आपने कभी सोचा नहीं था पहले, कभी आया ही नहीं। पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन, एक ऐसा चैप्टर, ये सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में, उस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन ही आना है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे डिपेंड करता है कि उस स्टेटमेंट आपको दी हुई होंगी उनको आपको प्रूव करना होगा, एलएचएस टू आरएचएस, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल इंडेक्शन है, 11th तक है, 12th में इसका कोई रोल नहीं है, और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका कोई मेजर रोल है ही नहीं, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन इसमें बनता ही नहीं है। तो ये सिर्फ 11th तक आपको पढ़नी है, और एक एक्सरसाइज और क्वेश्चन भी ये करना है इसका, तो इसका कोई बड़ा खास रोल है नहीं। ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक, अब तक आपने इमेजिनरी नंबर पे देखे होंगे, रैशनल इरेशनल सब पढ़े हैं। अब उनको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स में। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें रियल और इमेजिनरी का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसको डिफाइन करेगा, रियल प्लस इमेजिनरी। अब तक आपने क्या पढ़ा था, रियल को दो पार्ट में आपने डिवाइड किया था 10th में, याद हो, रैशनल प्लस इरेशनल। अब वो रैशनल इरेशनल मिलकर क्या बन गए, रियल में हम क्या ऐड करेंगे, इमेजिनरी नंबर, तो वो नंबर तो कंप्लीट बन के आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 10th में पढ़ी थी, 10th में आपने पढ़ी थी, वो उस लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें आप रूट्स इजीली फाइंड करते थे बाय समथिंग मेथड। आपका एक कंप्लीट किया था उसको, हालांकि बोर्ड ने बाद में उसको रिलीज कर दिया था, वहां से हटा दिया था। फैक्टराइजेशन मेथड था, स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला, और एक आपका डिस्क्रिमिनेंट था आपका क्वाड्रेटिक मेथड जिसको बोलते हैं डी वाला। तो उस केस में आप, जब मैंने आपको बताया कि जब d लेस देन 0 आपका आता था, इट मींस नेगेटिव जब d आता था आपका, d इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही थी। तो हम इसमें d फाइंड करते थे b स्क्वायर माइनस 4ac से। तो जिस केस में हमारा d लेस देन 0 आता था, नोट रियल रूट लिख के हम उससे पीछा छुड़ा लेते थे। अब पीछा छुड़ा नहीं है आपको, उसको फर्दर आगे बढ़ाना है, वो यहाँ आएगा आपका, ठीक है। हम यहाँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे जिनका रूट्स रियल नहीं होंगे, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज, दिस इज द न्यू वर्ड, इनइक्वालिटीज। आपने इक्वालिटी सीखी है अभी तक,
कोई भी दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वलिटी में होती हैं जब उनकी एलएचएस किसके इक्वल होती है, आरएचएस के इक्वल। लेकिन ये इनइक्वलिटी कैसे है? इनइक्वलिटी मतलब ऐसी समानता जिनके बारे में हम इक्वलिटी शो कर ही नहीं पा रहे। जैसे कि मैं यहाँ लिखूं यही है d लेस देन 0, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल ये इनइक्वलिटी को शो करता है। d 0 से कम है, कितना है वी डोंट नो, राइट। d ग्रेटर देन 0, d 0 से तो बड़ा है लेकिन कितना है अगेन वी डोंट नो। तो ऐसे केसेस में जहां सस्पेंस है आपका कि आप नंबर को, वेरिएबल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि किस इक्वलिटी में वो शो कर रहा है अपने आप को, दैट्स व्हाई द सिंबल इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये कुछ सिंबल ऐसे हैं जो किसको शो करते हैं, इनइक्वलिटी को। तो उस केस में हम किसकी बात करेंगे, लीनियर, वही डिग्री 1 वाले लीनियर पॉलिनोमियल्स देख रहे हैं ना, लीनियर मतलब डिग्री 1 वाले कुछ इनइक्वलिटीज होंगी, उनको पढ़ेंगे, उनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वलिटी हो या इनइक्वलिटी हो, उनका ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कब, जब हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया था तो उसमें लीनियर इक्वेशन का या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको याद होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो उस केस में आपने जो ग्राफ ड्रॉ किए होंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका आया होगा, उसी केसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ इनको ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। Next one is P and C, permutation and combination. P stand for permutation and C stand for combination. Permutation is a word which means arrangement, right? Arrangement and different things हमारे पास, उनको कैसे अरेंज किया जाए, that is called in permutation. इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, लॉजिक है, कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। हमारे पास बहुत सारे टीम मेंबर हैं, मान लीजिए इंडिया क्रिकेट टीम में हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं और हमें उसमें से 10 चूज करने, मान लीजिए, तो सिलेक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम क्या पढ़ेंगे, अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। बाइनोमियल थ्योरम, ये एक नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, ठीक है। जब चैप्टर आपका स्टार्ट होगा उसमें हम बताएंगे आपको कि बाइनोमियल थ्योरम को कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे उसमें लास्ट टर्म निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं, कोएफिशिएंट्स फाइंड करते हैं। और इसमें जो लास्ट है आपका अलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सीक्वेंस सीरीज में आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ साथ ब्रैकेट में एपी एंड जीपी। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात आई कि एपी हमने तो सुना है, बिल्कुल सुना है, 10th क्लास में जो आपका 5th चैप्टर था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, याद कीजिए, वो एपी ही होता है। और अब इसमें कॉन्सेप्ट और जोड़ दिया जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी में क्या था, कॉमन डिफरेंस, कि कोई भी सीरीज सेम डिफरेंस से इंक्रीज होती थी, डिक्रीज होती थी, या फिर वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती थी, तो वो एपी कहलाती थी। यहाँ जीपी में क्या आ गया नया कॉन्सेप्ट, एक कॉमन रेशियो आता है कि कोई भी सीक्वेंस या सीरीज सेम रेशियो से बढ़ती हो या फिर वो घटती हो या फिर वो इक्वल रहती हो, तो उसमें कॉमन रेशियो हम फाइंड करते हैं। उसके फिर से वही nth टर्म, जनरल टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, टर्म फ्रॉम द एंड, जस्ट लाइक दैट, वही आपका टोटल सीक्वेंस सीरीज में होने वाला है। तो अलजेब्रा आपको वेटेज तो 30 मार्क्स का दिखा है, लेकिन चैप्टर भी तो बहुत सारे लेता है। देखो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, टोटल 6 चैप्टर इसके अंदर है, किसमें, अलजेब्रा में, राइट। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इंक्लूड कोऑर्डिनेट्स। आपको ध्यान में आया, बस ये तो 10th में भी था, हाँ 10th में था, लेकिन 10th में सिर्फ 2 डायमेंशनल था, ओनली 2 डायमेंशनल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 3 डायमेंशनल मतलब जेड एक्सिस और एक ऐसी एक्सिस दो, इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, यहाँ एक्स परपेंडिकुलर वाई पे, वाई परपेंडिकुलर एक्स पे, लेकिन अब एक ऐसी एक्सिस जेड एक्सिस, एक ऐसी एक्सिस जेड एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस। तो उस 3D सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट। उसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या रहने वाले हैं आपको, फिर से वही स्ट्रेट लाइन, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में वही डिस्टेंस फार्मूला, वही सेक्शन फार्मूला आपका सब कुछ। हाँ, नया कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शंस में आपके जो चैप्टर्स होने वाले, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, जस्ट लाइक दैट, वो आपके इसमें आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 3D सिस्टम में। और लास्ट में देखो इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है आपका वो। अच्छा, यहाँ आपके पास 2 डायमेंशन के क्वेश्चंस भी होंगे कुछ, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये कॉनिक सेक्शन है, इसमें आपके पास 2 डायमेंशन रिलेटेड भी रहेंगे। और जो आपका नेक्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री दिया है, यहाँ इसमें आपको सिर्फ 3D ज्योमेट्री का, यानी कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देंगे। उसमें फिर से आपसे वही डिस्टेंस फार्मूला, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करवाएंगे, आपसे मिड पॉइंट निकलवाएंगे, सेक्शन फार्मूला देते हैं, आपसे कुछ कोऑर्डिनेट पूछेंगे, जस्ट लाइक दैट।
नेक्स्ट, ये सबसे जो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि हमने कभी सुना ही नहीं, कैलकुलस। अगेन ये मैथ्स का एक ऐसा यूनिट और ऐसा पार्ट है जिसमें हम सिर्फ स्टडी करते हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, जैसे आपके पास है अलजेब्रिक मेथड में हम बोल पाए कि उनमें ना कोई थ्योरेटिकल पार्ट होता है, सिर्फ उनको वैरी टू वैरी क्वेश्चन जो होते हैं वो डिपेंड ही करते हैं बिल्कुल एकदम शार्प और सीट, मतलब जैसे हमें कहेंगे साफ तरीके से, बिल्कुल जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपकी होती है विदाउट एनी थ्योरेटिकल पार्ट, ऐसे आपको इसमें सोल्व करना होगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये एक ही चैप्टर आता है कैलकुलस में, दैट कंप्लीट कंटेंट 5 मार्क्स। मैथमेटिकल रीजनिंग बिल्कुल इजी सा है, इसमें क्या कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उन स्टेटमेंट्स को आपको ये देखना होता है कि स्टेटमेंट कौन सी जो आपके पास हम देंगे इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग में। आप नाम देख रहे हैं रीजनिंग, तर्क शक्ति जिसको हम बोलते थे, जिसमें कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ तर्क होते हैं, राइट ट्रू फॉल्स जो भी, तो कुछ स्टेटमेंट आपको देंगे, उन स्टेटमेंट से आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स, किसका नेगेटिव हम लिख सकते हैं, किसका नहीं लिख सकते हैं, इंटरोगेटिव, जस्ट लाइक द टेंसेस वी कैन से, तो स्टेटमेंट होगी हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, बस इतना सा काम है, सिर्फ 2 नंबर की है, ठीक है। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी आप देख पा रहे होंगे, जब 9th 10th 11th जब भी हम आते हैं तो मैथ्स का सबसे लास्ट जो यूनिट पार्ट होता है दैट इज स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ओनली स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, और इन द कंसर्न चैप्टर में क्या रहता है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। आपने 10th में स्टैट्स में मीन, मीडियन, मोड, मीन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आपने सीखा था, ओगी आपने बनाया था ग्राफिकल मेथड में, तो उससे आपने मीन निकाला था, मीडियन निकाला था, जस्ट लाइक दैट, और प्रोबेबिलिटी वो आपके यहाँ 11th में सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा इनको आगे और बढ़ाएंगे हम, इसमें मीन वेरिएंस आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, इसमें स्टैटिक्स में, और प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड, यानी कि आपकी थ्योरी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होंगी, उन पे डिपेंडिंग प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पढ़ने जाएंगे। ये आपका 10 मार्क्स का है। तो आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो 11th में है वो है 6, मार्क्स वेटेज टोटल एक आपका 80 का होता है, यहाँ से आप अगर टोटल करें तो 80 का आपका मार्क्स वेटेज है, और टोटल कंसर्न चैप्टर ये है, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स आप काउंट करना, आपके बुक में भी दिए हैं 16 है, फर्स्ट सेट से लेके लास्ट 16 चैप्टर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, ये आपकी कंप्लीट यूनिट होंगी। बोर्ड जो प्रीफर करता है हमें, वो एक पर्टिकुलर वे में एक बुक जो है वो आपको एनसीईआरटी फॉलो करवाएगा एक स्टैंडर्ड वे में, लेकिन स्टैंडर्ड वे में हम तो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी हमारे लिए इतनी फायदेमंद नहीं है कि वी हैव टू क्वालिफाई द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, फॉर फर्दर क्लास आईआईटी जेईई जो भी है आपका, और भी कोई आपके जो टारगेट से रिलेटेड कोई भी जो कंपटीशन के एग्जाम्स, उसमें एनसीईआरटी आपके लिए एनएफ नहीं है, यू हैव टू रीड द रेफरेंस बुक और एनी अदर नोट्स रिलेटेड टू दीज चैप्टर्स। तो बेटा इस वीडियो को देखते हुए आप अपने आप को जज करें कि आप मैथ से आगे ले सकते हैं, लेने के बाद आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, कर सकते हैं तो ही आप मैथ्स चूज करें, और सबसे बड़ा रोल इसमें ये रहेगा कि आप इसको चूज कर दें तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा आगे फर्दर जो फ्यूचर में है वो रहेंगे। अच्छा, इसमें 80 का तो आपका ये टोटल वेटेज हो गया सब्जेक्ट का, प्लस वही 20 का आपका इंटरनल असेसमेंट का रहता है, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का। टोटल यूनिट्स आपके इसमें 6 है, टोटल चैप्टर्स आपके 16 है, और ये इनका मार्क्स वेटेज है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, अगली वीडियो होगी अगली क्लास की, उसमें हम आपको फर्स्ट चैप्टर जो सेट एंड फंक्शंस का है वो सेट्स हम आपको स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले पीडीएफ एनसीईआरटी बुक का भेजा था वो आपके पास सेफ होगा, नहीं भी है तो आप बुक खरीद लें, क्योंकि पढ़ना तो है ही आपको, तो आप बुक खरीद लें। बुक आप जो चाहें, जो आपकी मर्जी, आरडी आरएस जैसे भी जो रेफरेंस बुक है वो खरीदें, सारे कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर्स लॉजिक वही रहेंगे, बस जितना जल्दी हो सके आप उसको ले लें, उसमें देखें कि क्या क्या बातें नई आई हैं, क्या क्या पुरानी बातें हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें आते हैं, कौन कौन से जो हमें सीखने हैं, उनको आप रिमाइंड करें, देखें। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट सेट्स एंड फंक्शन एंड द फर्स्ट चैप्टर सेट्स। सो जब तक आप अपने आप का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।